वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन और रिएक्शंस ऑफ अल्केन। अल्केन हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स लेटिन वर्ड पैरम और अफिन्स से डिराइव्ड हुआ है। पैरम का मतलब है लेस और अफिन्स का मतलब है अफिनिटी, यानी ये लेस अफिनिटी रखते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं। चूँकि अल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं सो दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। अल्केन के लेस रिएक्टिव होने के दो फैक्टर हैं। नंबर 1 नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और नंबर 2 इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, अब जो अल्केन है इनमें दो तरह के बॉन्ड हैं। ये मैंने एक अल्केन बनाई है ईथेन। अगर आप इसको नोट करें तो इसके अंदर दो तरह के बॉन्ड है। एक बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के दरमियान और दूसरा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। कार्बन और कार्बन बॉन्ड तो सिमिलर एटम के दरमियान बॉन्ड होने की वजह से नॉन पोलर है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निग्लिजिबल है और इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों एटमों की जानिब इक्वली शेयर्ड होता है। क्योंकि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है, तो इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो निग्लिजिबल है। तो इनका जो बॉन्ड पेयर होता है दोनों एटमों की जानिब इक्वली शेयर्ड होता है। तो ऑलमोस्ट ये भी क्या होता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर बॉन्ड होने की वजह से अल्केन लेस रिएक्टिव है। अल्केन आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली विद ऑल सिंगल बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नेग्लिजिबल। Electrons of bonds are equally shared by both atoms and they are almost non-polar. सेकेंड फैक्टर जिसकी वजह से अल्केन लेस रिएक्टिव है वो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। अब आपने देखा कि अल्केन के अंदर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, इसमें सारे ही सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्केन सैचुरेटेड होते हैं हाइड्रोकार्बन, तभी इनमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। सिग्मा बॉन्ड दो एटम के दरमियान टाइटली हेल्ड हुआ होता है, दो एटम ने उसे मजबूती से पकड़ा हुआ होता है, तो ये स्टेबल बॉन्ड होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सो ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करते हैं और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इन पर अटैक करता है। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर टाइटली हेल्ड बिटवीन टू एटम्स, thus it is stable bond and a lot of energy is required to break it. So electrons of sigma bond can neither attack on electrophile nor a nucleophile can attack on them. So alkane are less reactive. तो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में इंतहाई इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि वाई अल्केन आर लेस रिएक्टिव। तो क्लास इसकी दो रीज़न आपको बताई हैं। अल्केन लेस रिएक्टिव है, नंबर 1 नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड और नंबर 2 इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आगे है रिएक्शन ऑफ अल्केन। अभी हमने बात की कि अल्केन लेस रिएक्टिव हैं, हाउएवर अंडर सूटेबल कंडीशन, यानी अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा दे देते हैं या हीट करते हैं बहुत ज़्यादा तो कुछ रिएक्शन होते हैं इनके। और इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दो तरह के अल्केन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होते हैं जिनमें कंपाउंड अपना कोई एटम दे देता है और बदले में वो एटम को रिप्लेस कर देता है, ठीक है, यानी तबादले के रिएक्शन होते हैं। और थर्मल तो हीट देंगे और कैटालिटिक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो अल्केन रिएक्ट करती हैं। यानी सूटेबल कंडीशन अगर हम देते हैं तो अल्केन रिएक्शन देते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रिएक्शन है कंबस्टन। कंबस्ट का मतलब क्या होता है, जलना। तो बर्निंग ऑफ एन अल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्टन। कि अगर आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करवाते हैं अल्केन को तो इस प्रोसेस को कंबस्टन कहा जाता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है और वाटर बनता है। तो बेटा हमारे पास सिंपलेस्ट अल्केन है वो CH4 है और इसे जब हम कंबस्ट कराते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो दो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अब आप ये नोट कर लें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को कंबस्ट करने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिक्वायर हैं। तो इससे इसकी कंबस्टन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस
2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेंगे और साथ लॉट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है, प्लस हीट एनर्जी खारिज होगी। ये जो हीट एनर्जी है ये फिर डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं और गाड़ियों में बतौर फ्यूल ये यूज़ होता है। अब इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ मेजर रिएक्शन अकरिंग इन इंटरनल कंबस्शन इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल। जैसे मैंने आपको बताया है कि गाड़ियों में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है कि जब ये रिएक्शन होता है तो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और वो हीट एनर्जी इंजन को चलाती है। अल्केन एंड एयर बर्न इन इंजन स्मूथली एंड इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, कि अगर आप कंबस्ट करवाते हैं अल्केन को और अल्केन की कंबस्शन के लिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, यानी कंबस्शन मुकम्मल ना हो, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई हो, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनता, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ कार्बन ब्लैक बनती है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, इसे हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन अंडर डिफरेंट कंडीशन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट। पहली है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और एक होती है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अकर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर। जैसे अगर मैं यहाँ CH4 को कंबस्ट करवाना चाहती हूँ या इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहती हूँ और ये 3 मॉलिक्यूल मैंने लिए हैं, 3 मॉलिक्यूल, तो मैंने ऊपर आपको बताया कि जब CH4 का एक मॉलिक्यूल कंबस्ट करता है तो उसके लिए 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के चाहिए। तो यहाँ कितने मॉलिक्यूल कंबस्ट कर रहे हैं? 3, तो ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे? 6 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर वो 4 मॉलिक्यूल हों, यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, प्लस क्या बनता है? वाटर, और प्लस क्या बनता है? कार्बन ब्लैक। 2 इसके बनते हैं मॉलिक्यूल और 2 मॉलिक्यूल नहीं 4 मॉलिक्यूल ये इसके बन जाएंगे और प्लस क्या बनती है? कार्बन ब्लैक। ये ऑक्सीडेशन कहलाती है क्योंकि इनकम्प्लीट कंबस्शन हुई है। तो स्टूडेंट, एल्केन की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी होती है। अगर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ करें तो जो लोअर एल्केन है वो मेटालिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर यूज़फुल प्रोडक्ट देते हैं। कैसे? जैसे लोअर एल्केन में हमारे पास मीथेन है CH4, और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कैटलिस्ट कॉपर है और 200 ATM प्रेशर यूज़ करें और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ये देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गई है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों तरह से, अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो वो भी ऑक्सीडेशन है। यहाँ देखें ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हुई है CH3OH, तो इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, ये मिथाइल अल्कोहल बन गया। मिथाइल अल्कोहल, OH जिस कंपाउंड में होता है उसे क्या कहा जाता है? अल्कोहल। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है मिथाइल अल्कोहल की, और इसमें कॉपर की मौजूदगी में होती है ये ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहलाती है। 200 ATM प्रेशर होता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अब इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ है। अब इस कंपाउंड के अंदर 4 हाइड्रोजन थे तो हमने 2 हाइड्रोजन जो है रिमूव कर दी हैं, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इस फॉर्म एल्डिहाइड की, इस बनने वाले कंपाउंड को क्या कहा जाता है? फॉर्म एल्डिहाइड। अब इस बनने वाले कंपाउंड की फर्दर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो जाती है HC डबल बॉन्ड O और H कॉपर की मौजूदगी में, और इसके लिए जो प्रेशर चाहिए होता है वो 200 ATM है और टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसकी फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो जाएगी, HC डबल बॉन्ड O OH। अब ये देखिए इसी कंपाउंड में यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये क्या बन गया है? फॉर्मिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। और जो एसिड है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होती है और इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन के नतीजे में ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। 200 ATM प्रेशर होता है और 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एक तरह का सीक्वेंस भी है
जो आपने याद कर लेना है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से या एल्डिहाइड बनता है या कीटोन। अगर प्राइमरी अल्कोहल हो तो एल्डिहाइड बनता है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो कीटोन बनता है। और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, और एसिड की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गए। ठीक है, उसके बाद है इसकी इम्पोर्टेंस की, इस रिएक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन इज़ यूज्ड इंडस्ट्रियली टू प्रिपेयर हायर फैटी एसिड। अब ये देखिए एसिड, फॉर्मिक एसिड बना है ना, क्योंकि हमने लोअर अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाई है CH4 की, तो फॉर्मिक एसिड बना है। अगर हम हायर अल्केन की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो उससे हायर फैटी एसिड बनेंगे, और ये हायर फैटी एसिड सोप और वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्केन का नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होती है कि नाइट्रो ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना नाइट्रेशन कहलाता है। अब ये कैसे इंट्रोड्यूस होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन होती है। CH4 मीथेन है, इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो इसको क्या कहते हैं, नाइट्रेशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय नाइट्रो ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जैसे हमारे पास अगर है ये CH4 एक अल्केन है, CH4 जिसे मीथेन कहते हैं, और नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड से। हम अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर NO है, NO2 यहाँ पे लग जाएगा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड हार्श कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन होती है। तो इसमें क्या होगा कि CH3 एक हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी, निकल जाएगी, और इसकी जगह यहाँ से NO2 लग जाएगा, NO2 नाइट्रोमीथेन बन जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और ये जो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली है वो क्या बना देंगे, H2O। तो ये क्या बन गया है, नाइट्रोमीथेन। अब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि जनरली ये नाइट्रो अल्केन जो होती हैं वो फ्यूल के तौर पर यूज़ होती हैं, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होती हैं इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। नाइट्रो अल्केन जनरली फाइंड यूज एज फ्यूल, सॉल्वेंट एंड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। नेक्स्ट लास्ट वन हमारे पास अल्केन का रिएक्शन है हैलोजिनेशन। वो देखते हैं क्या है जी। तो स्टूडेंट, हैलोजिनेशन क्या होती है, अल्केन के हाइड्रोजन को किसी हैलोजिन एटम से रिप्लेस करना हैलोजिनेशन कहलाता है। हैलोजिन कौन से होते हैं, जो 7th ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टर्टीन, ये हैलोजिन कहलाते हैं। और हैलोजिन के साथ अल्केन सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट या हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करते हैं अल्केन के साथ, और इससे हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाता है और उसकी जगह हैलोजिन एटम ऐड होता जाता है। ठीक है, अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये दोनों हैलोजिन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV लाइट और एट हाई टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद हैलोजिन कॉल्ड हैलोजिनेशन। अब जो फ्लोरीन है वो इंतहाई रिएक्टिव होता है, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन ये नॉर्मल रिएक्शन करते हैं, और आयोडीन जो है ये स्लो रिएक्शन होता है इसका, और रिवर्सिबल भी होता है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो ज़्यादातर रिएक्शन या तो क्लोरीन के साथ दिए होंगे या ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ये ना बहुत रिएक्टिव है और ना ही बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं, ना बहुत तेज़ रिएक्शन होता है ना ही बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो हम जितने भी रिएक्शन पढ़ेंगे वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ पढ़ेंगे। तो हैलोजिन की रिएक्टिविटी कुछ यूँ होती है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर है आयोडीन। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, दरअसल ये रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए प्रोसीड करता है, इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। पहले स्टेप में हैलोजिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इसकी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब होता है कि ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम ने शेयर किया हुआ है, तो ये इसमें होमोलिटिक क्लीवेज होना ये होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यूँ जो मतलब टूटेगा तो दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है,
अब इनमें से जो एक फ्री रेडिकल है वो मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा और मीथेन का जो CH बॉन्ड है उसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है। और CH3 है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा और CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये वाला एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसका फ्री रेडिकल ख़त्म हो जाएगा ना। CH3 और Cl ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और क्लोरीन पर फिर फ्री रेडिकल आ जाएगा, ठीक है। और ये 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप को इनिशिएशन स्टेप कहा जाता है कि अभी स्टार्टिंग हुई है, हैलोजन के बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हुई है और सेकंड स्टेप जो है वो सेकंड स्टेप 2 आगे स्टेप पर मुश्तमिल है, इसको प्रोपगेशन स्टेप कहा जाता है। और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि जो मिथाइल रेडिकल है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना देता है CH3Cl। बाय रिपीटिशन ऑफ स्टेप 2 के जो प्रोपगेशन का स्टेप है उसको हम रिपीट करके मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। द रिएक्शन इज़ नॉट सिंथेटिकली सो इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि जो चीज़ हमने प्रिपेयर करनी है उसके साथ ज़्यादातर बाई प्रोडक्ट बन जाती हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सिंथेटिकली। तो अब हम वो मैकेनिज़्म देखते हैं जिसमें हमने स्टेप 2 को आगे रिपीट करना है कि किस तरह रिपीट करके हम उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। तो क्लास देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कैसे है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के ज़रिए हैलोजन कैसे सक्सेसिवली रिप्लेसमेंट करता है अपने हाइड्रोजन एटम की क्लोरीन के साथ। तो देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप था क्लोरीन मॉलिक्यूल सनलाइट को जज़ब करता है और इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पूरा एरो नहीं बनाना, यूँ हाफ एरो बनाया, और ये वाली क्लोरीन एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो दोनों के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी और प्लस इस क्लोरीन के साथ भी, ठीक है। ये तो था इनिशिएशन का स्टेप कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई इनिशिएशन। अब हमने डिस्कस करनी है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होता है कि ये रिएक्शन आगे प्रोसीड कैसे करता है। ये मीथेन है CH4 और यहाँ से एक क्लोरीन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और सनलाइट ये भी जज़ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हर स्टेप में सनलाइट यूज़ करनी है। इसमें होता ये है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल है, इंतहाई रिएक्टिव है, ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जब ये हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो ये बन जाएगा CH3 फ्री रेडिकल प्लस क्या बन जाएगा, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को निकाल लिया है तो ये बन जाएगा HCl, ठीक है। उसके बाद HCl गैस है, ये तो रिमूव हो जाएगी। अगले स्टेप में हम HCl गैस को नीचे नहीं लिखेंगे, सिर्फ किसको लिखेंगे, CH3 फ्री रेडिकल। CH3 फ्री रेडिकल ये इंतहाई रिएक्टिव है और ये फ्री रेडिकल के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन के साथ, जो फ्री रेडिकल ना हो, ठीक है। अब क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल इधर से क्लोरीन लेगा। अब इसे क्लोरीन चाहिए है ना, ये इंतहाई रिएक्टिव है, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस क्या बनेगा, यहाँ से अकेली क्लोरीन रह गई है, वो जो अकेली क्लोरीन है वो फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ना ये कहीं जाता है ना ये कहीं जाता है, ये इंतहाई रिएक्टिव है, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इसी को, इन दोनों प्रोडक्ट को नीचे लिखेंगे, रिएक्शन प्रोसीड होगा आगे। CH3Cl प्लस क्या बनेगा, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इससे क्लोरीन ने क्या निकाल लेना है, H निकाल लेना है। क्लोरीन इंतहाई रिएक्टिव है ना, तो क्लोरीन को चाहिए H, वो H को निकाल लेगा। जब ये क्लोरीन H को निकालेगा तो ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि इसका H चला गया, CH2 हाइड्रोजन यहाँ से चला गया ना, इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। क्लोरीन इसके साथ पहले से है, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से H निकला है और किसने निकाला है, क्लोरीन ने, तो ये बन जाएगा HCl। अब फिर देखें HCl तो क्या है, गैस है। अगले रिएक्शन में HCl नहीं आएगा, सिर्फ हम इस फ्री रेडिकल को नीचे लिखेंगे CH2Cl और ये फ्री रेडिकल है प्लस। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, दूसरी चीज़ जो यहाँ मौजूद है वो क्लोरीन गैस है,
क्योंकि क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है मीथेन के साथ, तो प्लस क्या लिखेंगे, क्लोरीन Cl2। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फ्री रेडिकल है कार्बन इधर से क्लोरीन को ले लेगा और ये क्या बन जाएगा CH2Cl2। अब देखिए क्लोरीन इधर से चली गई ना, अकेली हो गई एक क्लोरीन, वो जो क्लोरीन अकेली हो गई है उस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर अगला स्टेप देखें, इसमें दोनों नीचे जाएंगे क्योंकि इनमें से कोई भी गैस नहीं है जो यहाँ से रिमूव हो जाए, बल्कि ये हाई रिएक्टिव है, इसको नहीं जाने देगा। ये दोनों नीचे लिखे जाएंगे, CH2Cl2 प्लस क्या बनेगा Cl फ्री रेडिकल, इसी को नीचे उतारा है इस वाले को। ठीक है, अब ये क्लोरीन इस पर फ्री रेडिकल ना, जिस पर फ्री रेडिकल होता है ना वो दूसरे का एटम ले लेता है। अब यहाँ देखिए इस पर फ्री रेडिकल है तो ये इसका हाइड्रोजन ले लेगा, यहाँ बन जाएगा CH, एक हाइड्रोजन चली गई है ना, बाकी एक रह गई CH, और इस पर फ्री रेडिकल आ जाएगा Cl2 प्लस इधर से हाइड्रोजन किधर आई है इसके साथ HCl, फिर HCl गैस है वो यहाँ से निकल जाएगी, तो रिएक्शन के नीचे करवाने के लिए किसको ले जाएंगे, सिर्फ इसको ले जाएंगे CH फ्री रेडिकल और Cl2 प्लस रिएक्शन किसके साथ होगा, क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है, अब कौन निकाल लेगा एटम को, ये जो फ्री रेडिकल है इधर से एटम को निकाल लेगा, इधर से एटम को। ठीक है, इधर आ जाएगा एटम, तो ये बन जाएगा CH और Cl3, क्योंकि दो पहले थे क्लोरीन और अब इधर से एक आया, तो वो जो अकेला क्लोरीन है वो यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा। अगले स्टेप में ये दोनों जो है फिर नीचे आएंगे, ये लिखेंगे हम CH प्लस क्या होगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब रेडिकल फ्री रेडिकल कौन है, क्लोरीन है ना। ठीक है, तो क्लोरीन निकालेगी एटम को, कहाँ से निकालेगी, इस हाइड्रोजन से, इस मतलब कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल लेगी, तो ये बन जाएगा CCl3 और इस पे फ्री रेडिकल प्लस HCl, फिर HCl क्या है, गैस है, ये निकल जाएगा। बाकी क्या बचा है हमारे पास, CCl3 फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा CCl4 प्लस Cl फ्री रेडिकल। तो एंड वाले स्टेप में जो यहाँ एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बचा हुआ है और एक ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और यूँ ये दोबारा Cl2 बन जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर स्टेप में हीट एनर्जी, सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेज जज़ब हो रही हैं हर स्टेप में, चूँकि ये एब्जॉर्ब होंगी तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी और यू फ्री रेडिकल बनेगा। हर स्टेप पे आपने ये सनलाइट का साइन बनाना है कि यहाँ पे हीट जो है वो जज़ब हो रही है। अब एक और बात जो यहाँ पे मैंने आपको बतानी है वो ये है कि ये वाला जो कंपाउंड बना है जिस पे फ्री रेडिकल ना हो, मीथेन का वो कंपाउंड, अब ये देखें ना मीथेन से ये भी बना है लेकिन ये फ्री रेडिकल है, तो ये कंपाउंड तो नहीं हुआ, ये हमारी प्रोडक्ट तो ना हुई, ये तो फ्री रेडिकल है। उससे नीचे ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये क्लोरो और ये CH3 मीथेन, क्लोरोमीथेन। स्ट्रक्चर का क्या नाम है, क्लोरोमीथेन, यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोरो, और चूँकि ये मीथेन से बना है ना CH4 से, तभी इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। अब उससे निचले स्टेप में देखें, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो फ्री रेडिकल है, इसने तो अभी रिएक्ट करना है आगे। प्रोडक्ट कौन सी है, ये वाली, इसके ऊपर फ्री रेडिकल नहीं है और ये मीथेन से बना है। दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और ये किससे बना है, मीथेन से, तो इस कंपाउंड का नाम क्या रखेंगे, डाई क्लोरो मीथेन। तो क्लास अगले स्टेप में फिर देखें, ये फ्री रेडिकल है मतलब हमारी प्रोडक्ट नहीं है, हम तो प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में देखिए कितनी क्लोरीन है, 3 है, तो हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो और CH, एक कार्बन हो तो वो मीथेन से बना है और शुरू में भी हमने चूँकि मीथेन लिया है तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई क्लोरो मीथेन। अब इसका सेकंड नेम है क्लोरोफॉर्म। अब ये भी आप याद कर लें क्योंकि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला MCQs में पूछ लेते हैं कि क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला है, CHCl3। ठीक है, क्लोरोफॉर्म भी इसे कहते हैं और ये बेहोश करने के लिए यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म। फिर आप नीचे वाला कंपाउंड देखें CCl3 और फ्री रेडिकल, मतलब ये हमारी प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट कौन सी है, CCl4। टेट्रा क्लोरो, 4 क्लोरीनें हैं तो इसे क्या कहेंगे, टेट्रा क्लोरो मीथेन। क्लास इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहा जाता है, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
क्योंकि देखिए एक ही कार्बन बची है ना, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है सबसे एंड पे, ये सिंथेटिकली इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस इस रिएक्शन की नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास क्लोरीन रिएक्शन के अंदर ज़्यादा मौजूद हो तो ये सिंगल प्रोडक्ट हासिल नहीं होती, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हासिल होता है, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन। सिंगल प्रोडक्ट ऑब्टेन ना होने की वजह से ये सिंथेटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, क्लोरोफॉर्म का एमसीक्यूज़ में फार्मूला भी पूछा जाता है। लास्ट वन है हमारे पास अल्केन का टॉपिक, यूजेस ऑफ मीथेन, और ये भी शॉर्ट में भी पूछ लेते हैं और पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है। यूजेस ऑफ मीथेन, फ्यूल के तौर पर यूज़ होता है और एलिमिनेटिंग गैस के तौर पर मीथेन यूज़ होती है। मीथेन जिसका फार्मूला CH4 है और ये सिंपलेस्ट अल्केन है, ठीक है, यानी सबसे पहला मेंबर अल्केन का CH4 है। और इसके अलावा ये क्लोरोफॉर्म CH3Cl, क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन, जैसे आपने हेलोजिनेशन के रिएक्शन में देखा, इनको तैयार करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड भी बनाया है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन साइनाइड तैयार करने के लिए यूज़ होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक बनी है जब हमने उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन करवाई है मीथेन की, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बनी है वाटर और कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक तैयार करने के लिए मीथेन यूज़ होती है और ये पेंटिंग, प्रिंटिंग इंक और ऑटोमोबाइल टायर के लिए यूज़ होती है। और मीथेन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर यूरिया फर्टिलाइज़र, तो मीथेन यूरिया जो है वो फर्टिलाइज़र है वो बनाने के लिए भी यूज़ होती है। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।